फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 25 और 26 अप्रैल 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड, जो कि पिछले 2-3 दिनों से जो है वो क्रैश हो चुकी है। लेकिन हम इसके ऊपर लगे हुए हैं, हमारी टीम दिन रात यार इसके ऊपर काम कर रही है। और बहुत ही जल्दी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1-2 दिन के अंदर जो है एप्लीकेशन को रिस्टोर कर दिया जाएगा और आप दोबारा से उसी तरह से असेस इसको कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक का यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इसको डाउनलोड कर लें। और गाइज, आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसमें लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसमें 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। मतलब 12 महीने और 24 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको यहां से मिल जाएगी। और गाइस, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके बाद जो है वो आप सीमलेसली करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो और बहुत ही आराम से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। लेकिन हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस करंट अफेयर्स के अंदर? हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली करंट अफेयर सेक्शन। इस सेक्शन में आपको 3 तरह की चीजें मिलेंगी, जिसमें आपको डिटेल्ड करंट अफेयर उस दिन का मिल जाएगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर मिल जाएगा उस दिन का, और एक क्विज सेक्शन होगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन जो है वो आगे अच्छी चल रही है या आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन। इसमें भी सेम 3 तरह के सेक्शन होंगे। एक में डिटेल्ड करंट अफेयर होगा उस वीक का, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे, एक क्विज सेक्शन होगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली सेक्शन। मंथली सेक्शन में आपको अलग अलग तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि एक होगी स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ में होगा डिटेल्ड करंट अफेयर, और इस डिटेल्ड करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए आप इस क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ का यूज कर सकते हो, जिसमें सारे करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में लोगे और अपने एग्जाम से पहले इसकी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। इसका मतलब कि आप एग्जाम से पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में 1 लाइनर और 2 लाइनर में आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो और इस पीडीएफ का यूज कर सकते हो। ये तो हो गया दोस्तों डेली, मंथली और वीकली सेक्शन। लेकिन हम आपको स्मार्ट पीडीएफ्स दे रहे हैं ताकि आप टॉपिक वाइज पीडीएफ्स को भी पढ़ सको अपने एग्जाम से पहले। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारा वीक है तो वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो हम अलग अलग तरह के टॉपिक्स की आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस का एक सेक्शन दे रहे हैं, जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स है उनके लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और 3 सेक्शन इसमें आपको मिलेंगे, मतलब 3 चीजें मिलेंगी। एक में डिटेल्ड करंट अफेयर बैंकिंग एंड इकोनॉमी के क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक जो है वो क्विज होगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक होगी दोस्तों एग्जाम पीडीएफ। एग्जाम पीडीएफ का मतलब है कि जो भी पासिंग मंथ्स है, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च जो है वो चला गया है, तो उसके सारे करंट अफेयर्स आपको एक पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि आपका कल एग्जाम है, तो मान लो, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि कल मान लो आपका एक एग्जाम है, तो पिछले जितने भी एक साल के जो करंट अफेयर्स होंगे, मतलब लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च और जितना अप्रैल जा चुका है, तो उसके सारे करंट अफेयर्स आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो एक ही पीडीएफ उठानी है और उससे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें आपको जो है वो मिलेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसमें डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर क्या आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टेट की भी कर रहे होगे अपनी, तो इसलिए हम आपको स्टेट करंट अफेयर भी दे रहे हैं, ताकि आपकी कोई भी प्रिपरेशन जो है वो बीच में ना रह जाए। तो हम हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिस नहीं है, तो आप स्टेट करंट अफेयर भी यहां से पढ़ सकते हो। तो गाइज, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी। बस आपने करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ईमेल के थ्रू लॉग इन कर लें, और आपने क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर लेनी है। और इसके लिए आप जो है वो 1 साल और 2 साल की जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप प्राइस देख सकते हो। एक बार, कई बार लगता है कि यार प्राइस ज्यादा ना हो, एक बार चेक कर लें, मेरे कहने पे चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे दे रहे हैं। और उसके ऊपर भी यार आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप जो है वो हमें ईमेल कर सकते हैं, लाइक sport@affairscloud.com। इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हर तरह की क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आप अगर मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दें, मैं हर कमेंट का आंसर जो है वो कर रहा हूं, पर्सनली कर रहा हूं, इवन टाइम दे रहा हूं उसको, ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो मिस ना हो। तो जरूर आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 25 और 26 अप्रैल 2021 का। लेकिन फिर से सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 700+ लाइक्स का टारगेट हमने रखा है। सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, और शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। सपोर्ट बहुत चाहिए आपकी। और आज का सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच कंट्री विल होस्ट 2021 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप? तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है दोस्तों? वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप।
तो सबसे पहले तो आपने इसी चीज को याद रखना है कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है। इसको ऑर्गेनाइज करता है दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस टेबल टेनिस फेडरेशन, याद रखना है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है, जिसका गठन 1926 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, एग्जैक्ट जगह है ल्यूसान, स्विट्जरलैंड। तो ये वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप दोस्तों 1926 में ही स्टार्ट हुई थी, जिस ईयर में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन हुआ था। और सबसे पहला इवेंट जो है वो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कहाँ पे हुआ था? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है वो किया गया था। कौन से ईयर में किया गया था? 1926 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 2021 का कहां पे होगा? और मैं आपको एक हिंट देता हूं कि वो सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस कंट्री में ये इवेंट हो रहा है टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। और ये दोस्तों कंट्री हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। कतर क्यों आप ऑप्शन के अंदर देख रहे हो? क्योंकि 2022 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है वो कहां पे होना है? कतर के अंदर होना है। साउथ कोरिया में 2020 की वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 जो है वो ये कैंसिल हो चुकी है। चाइना के अंदर दोस्तों 2022 का वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगा। और ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि 2022 का ऑलरेडी अनाउंस्ड है। और इस साल जो है वो कहां पे होगा? यूएसए में होगा। तो काफी चीजें आप इस क्वेश्चन से सीख चुके हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें। और ये नवंबर में होना है दोस्तों इवेंट। और यूनाइटेड स्टेट्स में एग्जैक्टली जगह कौन सी है? हाउस्टन। कई बार एग्जामिनर आपको एग्जैक्ट पूछ लेता है, तो आपने बताना है कहां पे? हाउस्टन। और ऐसा पहली बार हो रहा है ये इवेंट यूएसए में हो रहा है। और 2020 की कहां पे हुई थी? साउथ कोरिया। लेकिन यार वो कैंसिल हो चुकी बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो सिंपल था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम नाडा के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो क्या काम करती है। मतलब ये बच्चों को पता होना चाहिए कि यार इसका काम जो है वो एक्चुअल में क्या है नाडा का। और इसका जो गठन है वो कौन से ईयर में किया गया था? इसका गठन जो दोस्तों 2005 में किया गया था। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि एक फेयर प्ले, मतलब एक जो है वो आप कह सकते हो बिना कोई नशा किए हुए जो है वो आप जो है वो अपनी प्रतिभा को आगे लेके आए। क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई नशा करते हो तो उससे क्या होगा? आपकी प्रतिभा जो है वो नशे के कारण जो है वो आगे आ सकती है, आप ज्यादा दौड़ सकते हो उसके थ्रू। तो इसलिए जो है वो इसका गठन किया गया था ताकि फेयर प्ले को आगे बढ़ा सके। इसलिए इसका मोटो भी जो है वो क्या रखा गया है? प्ले फेयर। क्या रखा गया? प्ले फेयर। तो ये मोटो है इसका। और इसके जो हम कह सकते हैं कि न्यू डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन बनाए गए? उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजम। तो याद रखना है क्या नाम है दोस्तों? सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजम उनका नाम है। और ये क्या है? ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और ऑलरेडी जो हैं ये आप कह सकते हो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर रह चुके हैं आजकल, मतलब वहां पे सर्व भी कर रहे हैं। और सीईओ भी रह चुके हैं नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के, जो कि आजकल सस्पेंडेड है। और मैं इसके बारे में बता चुका हूं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। लेकिन अभी जो बने हैं वो कौन है? सिद्धार्थ सिंह। ओनली फर्स्ट ही नाम याद कर लें, लेकिन लॉन्गजम भी आपको याद रहेगा क्योंकि यूनिक सा नाम है। फॉर्मर कौन थे, मतलब पुराने कौन है दोस्तों? फॉर्मर है नवीन अग्रवाल। तो याद करना है पुराने कौन है? नवीन अग्रवाल। लेकिन यहां पे एक ऑप्शन और देख रहे हो आप, कौन सी? नौरीन हसन। नौरीन हसन रिसेंटली लगाई गई थी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों याद कर लें क्या लगाई गई थी? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट लगाई गई थी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाई गई थी किसकी? फेडरल रिजर्व बैंक। किसकी? फेडरल रिजर्व बैंक। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। पल्लव मोहपात्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लगाए गए थे। ये एमडी एंड सीईओ लगाए गए हैं दोस्तों एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, जिसको आप ARCIL भी कहते हो, पल्लव मोहपात्रा। तो ये सारी ऑप्शंस आपने क्या रखनी है? याद रखनी है। तो यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी हुई हम डिस्कस कर चुके हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता है कि किरण रिजिजू जी क्या है? यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन ऑफ नासा विच इज लॉन्च टू स्टडी द इंटरस्टेलर स्पेस? जो बाहरी स्पेस है उसमें किस तरह की चीजें हमारे पास हैं, और कौन सी चीज है जो मतलब एक बबल है बीच में, आप कह सकते हो बिटवीन हमारा एटमॉस्फेयर और जो स्पेस का एटमॉस्फेयर है। तो उसके ऊपर स्टडी करने के लिए नासा जो है वो एक मिशन की तैयारी कर रहा है। और उस मिशन का नाम क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन है। आंसर क्या होगा इसका? शील्ड होगा। शील्ड की एब्रीवेशन क्या होगी दोस्तों? आप यहां पे देख सकते हो। शील्ड का मतलब है स्पेटियल हाइड्रोडाइन इंटरफेरोमेटिक एमिशन लाइन डायनेमिक स्पेक्ट्रोमीटर। तो आप सोच रहे होगे सर कैसे याद करें? एक बार पढ़ना है सिर्फ इसको, कोई आपको फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला। मिशन का नाम जरूर याद रखना है। ये लॉन्च किया गया रिसेंटली अप्रैल के अंदर व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज न्यू मैक्सिको से इसको क्या किया गया दोस्तों? लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरस्टेलर स्पेस और मैग्नेटिक बबल, जो कि आप कह सकते हो सन के द्वारा क्रिएट किया गया और बाउंड्री है हमारे सोलर सिस्टम और बाहर के सोलर सिस्टम के बीच में। तो उसको स्टडी करना है कि किस तरह से फॉर्मेशन है, क्या क्या
फॉर्मेशन के अंदर जो है वो चीज़ें यूज़ हुई, या किस तरह से वो फॉर्म हुआ, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए इस मिशन का जो है वो किया गया। और दोस्तों याद रखना है, रिसेंटली नासा ने जो है वो 4 बंदे जो हैं वो कहाँ पे भेजे हैं, 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो बेसिकली भेजे हैं कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। कहाँ पे भेजे हैं दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, क्योंकि नासा का एक कमर्शियल क्रू मिशन है जिसको कहा गया है, नाम क्या रखा गया, क्रू 2 मिशन। क्या नाम रखा है, क्रू 2 मिशन। लेकिन इसको नासा ने नहीं भेजा, नासा का मिशन जरूर है, लेकिन इसको भेजा किसने, स्पेस एक्स ने भेजा है। वन एंड ओनली कंपनी जो आप कह सकते हो कि बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, 143 सैटेलाइट्स को इकट्ठा भेजा है एक ही लॉन्च के अंदर। फैल्कन 9 रॉकेट से इन्होंने इकट्ठा जो है वो भेजा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 4 में से एक बंदा जो है वो यूरोपियन है, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से। आप यहां पे देख सकते हो, मैंने यहां पे स्पेशली आपके लिए ऐड किया है इसको, कि यूरोप से जो है वो पहली बार एक रिप्रेजेंटेटिव इन 4 क्रू से, जिसका नाम है थॉमस पेस्क्यूट, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और स्पेसएक्स आपको पता ही, रिसेंटली 143 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके सीईओ कौन है, एलन मस्क हैं। एलन मस्क हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों, इसका कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास यहां पे नासा। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, स्टीव। कौन है, स्टीव। और नए एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया गया, हमने क्वेश्चन कवर किया था, बिल नेल्सन को, ये भी याद रखेंगे। चीफ साइंटिस्ट कौन है नासा के, चीफ साइंटिस्ट हैं जिम ग्रीन। कौन है, जिम ग्रीन, चाहे ग्रीन याद कर लें फिर भी याद रहेगा। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। नासा ने 4 एस्ट्रोनॉट्स जो भेजे हैं कहां पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और 4 में एक यूरोपियन, ऐसा पहली बार हुआ है। और ये भेजा किसने, स्पेस एक्स की मदद से इसको भेजा गया है। लेकिन बाकी मिशन जो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हो, बाकी मिशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहां पे एक मिशन जो है वो देख रहे हो, जिसका नाम है, यहां पे आपको दिख रहा है एथ्रोस। एथ्रोस का मतलब दोस्तों क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स। ये मतलब मिशन किससे रिलेटेड है, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है, और एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना के बारे में जो है वो स्टडी करेगा, उसके लिए ये मिशन को भेजा जाएगा, और ये नासा की तरफ से ही भेजा जाएगा, और उम्मीद है कि 2023 में इसको भेजा जाएगा। नेक्स्ट परसिवरेंस, आपको बताइए रोवर जो है नाम है उसका, और ये मार्स का मिशन है, जो कि ऑलरेडी जो है वो मार्स में लॉन्च कर दिया गया है। और रिसेंटली हमने एक नाम लिया था कि इसका एक हेलीकॉप्टर है, जिसकी फोटो भी रिलीज की गई थी ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका नाम क्या था हेलीकॉप्टर का, इनजेन्युटी। क्या है दोस्तों नाम, इनजेन्युटी। तो ये याद रखेंगे। एक मिशन है इक्लिड या यूक्लिड, तो वैसे इसको इक्लिड बोला जाता है, लेकिन काफ़ी जो है वो साइंटिस्ट उसको इक्लिड भी बोलते हैं। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन जरूर है, लेकिन इसमें मैक्सिमम सपोर्ट जो है दोस्तों कौन कर रहा है, इसमें मैक्सिमम सपोर्ट कर रहा है नासा। और ये मिशन जो है वो बेसिकली किसके लिए जो है वो बनाया गया है, ये जो डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, उसकी स्टडी के लिए बनाया गया, मतलब कॉस्मिक मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये मिशन जो है दोस्तों है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, लेकिन इसको नासा जो है वो बहुत बड़े लेवल पे इसको कर रहा है। और ये मिशन ऑलरेडी लॉन्च है 2020 में, ठीक है, याद रखना आपने। तो बाकी सारी ऑप्शंस के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो कब मनाया जाता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इसलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर करें, खास करके थीम। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2021 में। तो ये पता होना चाहिए कि 24 ऑफ अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ, और 30 ऑफ अप्रैल को क्या होगा, खत्म होगा। और 30 ऑफ अप्रैल को जब खत्म होगा तो इसको इस हफ्ते कौन से थीम के साथ मनाया जा रहा है, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, स्पेशली कोविड-19 के टाइम पीरियड पे ये बहुत जरूरी है। तो वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर ये इसका थीम है। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन जो डे है या वीक है, इसका मेन मकसद जो है वो दोस्तों क्या है, इसका है कि वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करना है हमने, ताकि जो डिजीजेज हैं लोग उससे निपटारा पा सकें। इसीलिए तो यार कोविड के लिए हम किसकी डिमांड कर रहे हैं, वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए तो उसकी कालाबाजारी हो रही है, ताकि उसको हम क्या कर सकें, खत्म कर सकें। और थीम का इस जैसे वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, इसका मेन मकसद क्या है कि लोगों को इकट्ठा लेके आना, और हर एक दूसरे की हेल्थ के ऊपर हमने फोकस करना है। अकेले हमारी हेल्थ नहीं, दूसरे की हेल्थ को भी हमने क्या करना है, बचाना है, उसको भी हमने उबार के बाहर लेके आना है। और दोस्तों आपने एक बंदे का नाम सुना होगा यार, डेविड बेकम, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम जो है वो फुटबॉल प्लेयर्स की लिस्ट में है डेविड बेकम। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप कह सकते हो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो नाम जरूर याद रखना है कि ग्लोबल लेवल पे और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन इनका नाम जो है वो आपने याद रखना है। और बाकी थीम जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है यार, मतलब बाकी थीम्स भी जो अलग अलग दिन हैं तो उनके थीम्स जो है वो आप याद रखोगे। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले जो थीम देखोगे वो आपको किसका मिलेगा,
वो आप यहां पे देख रहे हो, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ये किसका हो सकता है? तो आपको पता है कि यार ये किसका हो सकता है, ये हो सकता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। किसका हो सकता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 20 ऑफ मार्च, मतलब 20th ऑफ मार्च को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल वुमेन डे का थीम है। किसका है? इंटरनेशनल वुमेन डे, और जो नाम है वुमेन इन लीडरशिप, आप उससे पहचान सकते हो, और 8 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया गया। एंड इनइक्वालिटीज, ये किसका हो सकता है दोस्तों? नाम से पता लग रहा है यार किसका हो सकता है एंड इनइक्वालिटीज। ये है हमारे पास जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। किसका? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। तो 1 मार्च 2021 को इसको मनाया गया। तो बाकी भी याद रखना है, इसके साथ आपने बाकी चीजें भी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, 700+ लाइक्स चाहिए। शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंगापुर पार्टनर विद विच इंडियन इंस्टीट्यूट टू प्रमोट टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स। अब क्या करेंगे? सिंगापुर और ये इंस्टीट्यूट दोनों मिलके जो है वो जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स होंगे उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उनकी अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो है वो क्या करेंगे? उनको बेहतर बनाने के लिए लॉन्च करेंगे। और ये दोस्तों सिंगापुर का जैसे कि हमारा है एक फिकी, आपने सुना होगा, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वैसे ही हमारे पास है एक सिकी। सिकी का मतलब है सिंगापुर, सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इन्होंने टाई अप किया है किसके साथ? इन्होंने टाई अप किया है आईआईटी कानपुर के साथ। तो याद रखना है आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका बी होगा। आईआईटी कानपुर का जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है, तो उसके साथ मिलकर इन्होंने जो है वो कहा है कि हम जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स होंगे उनको आगे बढ़ाएंगे, ताकि हाई एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो सके और कंपिटिटिव ग्लोबल मार्केट के लिए हम नए प्रोडक्ट्स को बना सकें। और आपको पता है कि 2016 से मोदी गवर्नमेंट की खास करके मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दूसरा टर्म जो है वो उनका चल रहा है, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ताकि यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो यहां से निकल के बाहर आ सकें। और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं। और आपको पता है कि स्टार्टअप्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन और काम करती है दोस्तों, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन भी इसके ऊपर काम करता है। और अटल इनोवेशन मिशन ने रिसेंटली एक टाई अप किया था किसके साथ? मैथ वर्क्स के साथ। किसके साथ टाई अप किया था? मैथ वर्क्स के साथ, और जो कि एक मैथमेटिकल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है, ताकि साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को और ज्यादा मजबूती मिले, ताकि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बढ़ा सके टेक्नोलॉजी के साथ। तो अटल इनोवेशन मिशन का मैथ वर्क्स के साथ, और सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ। दोनों का काम क्या है? डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बढ़ाना है। और दोस्तों यहां पे बात हो रही है अटल इनोवेशन मिशन की। रिसेंटली इनके नए मिशन डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, याद रखना है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। तो याद रखेंगे डॉक्टर चिंतन वैष्णव। तो इंडिया और सिंगापुर दोनों प्रमोट करेंगे टेक स्टार्टअप्स को। सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन इसी के साथ आपने किसके बारे में याद करना है दोस्तों? इसके साथ आपने याद रखना है सिंगापुर के साथ, वो तो हम भूल ही गए थे। तो सिंगापुर के बारे में जरूर याद रखेंगे। सिंगापुर जो है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं ली सीन लूंग। तो याद रखेंगे ली सीन लूंग, ये उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। प्रेसिडेंट नहीं याद रखना। करेंसी जो है वो कौन सी है? सिंगापुरियन डॉलर। करेंसी कौन सी है? सिंगापुरियन डॉलर। तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं होगी जो नहीं याद होगी। लेकिन इसमें एक आपको और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूं। सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर की? दोस्तों याद रखना है, सिंगापुर की 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तमिल है, मैंड्रिन है, मैंड्रिन इज द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑल ओवर वर्ल्ड, मैंड्रिन चाइनीज, और इंग्लिश है, और एक मले है। ठीक है, मले है। माले, मालदीव्स, इंग्लिश, तमिल और मैंडरीन, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज प्लानिंग टू रेज द मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इनटू द नेशनल पेंशन सिस्टम। पहले आप जो है वो 65 तक ही जो है वो क्या कर सकते थे? एंटर कर सकते थे। मतलब 65 तक की जो है वो आप क्या कर सकते थे? इसके अंदर एंटर कर सकते थे। लेकिन अब इस एज को बढ़ा दिया गया, 65 नहीं दोस्तों, अब जो है वो आप 70 साल तक जो है वो एंटर कर सकते हो, और अपने अकाउंट को 75 साल तक जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। पहले क्या था कि जो एंट्रिंग एज थी वो 60 थी, और 65 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते थे। अब जो है वो एंट्रिंग एज जो है वो 70 कर दी है, और अब उसको रिटेन कब तक कर सकते हो आप अपने अकाउंट को? 75 साल तक जो है वो रिटेन कर सकते हो। तो याद रखना है
कि 60 से बढ़ा के जो है वो कितनी कर दी है, अब जो है वो 70 कर दी है, तो आंसर क्या होगा, 70 होगा दोस्तों। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एज अगर आपकी 70 साल की है तब भी जो है वो आप पेंशन सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हो। आप चाहे वो नेशनल पेंशन सिस्टम है, चाहे अटल पेंशन योजना है, उसके अंदर जो है वो आप आ सकते हो। इससे क्या होगा कि जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अपने नए कस्टमर्स को साथ में जोड़ेगी। और साथ में इसमें एक और नई ऑप्शन दी जा रही है विड्रॉल की। पहले आप विड्रॉल कर सकते थे दोस्तों सिर्फ 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख या उससे कम का। अब मैक्सिमम विड्रॉल जो है वो कितना कर देंगे, 5 लाख तक का कर देंगे, कि अगर आपको किसी भी तरह की अमाउंट की जरूरत है जो आप पेंशन प्लान में जो है वो ऐड करते जा रहे हो, तो आप 5 लाख रुपए जो है वो इसमें विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन दे दी जाएगी, चाहे वो अटल पेंशन योजना के तहत हो, चाहे वो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत हो। तो सिर्फ एज इसमें याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, चाहे स्लाइड जितना क्वेश्चन ही याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री साइंड एमओयू विद आईआईटी खड़गपुर। अब आईआईटी कानपुर के बाद किसकी बात हो रही है, आईआईटी खड़गपुर की, टू सेटअप एन एक्सेलरेटर सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंस्टीट्यूट। तो यार सबसे पहली बात है कि एक एक्सेलरेटर सेंटर खोला जाना है आईआईटी खड़गपुर के अंदर, कौन सी मिनिस्ट्री खोल रही है, फिर देखेंगे कि उस मिनिस्ट्री को क्या लाभ होगा इस सेंटर खोलने का। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री होगी दोस्तों हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। हरदीप सिंह पुरी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली वो राज्यसभा से आते हैं, कहां से, यूपी से। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग आईआईटी खड़गपुर का क्या करेगी, मतलब उससे एमओयू करके क्या उन्होंने करना है। तो होगा क्या दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अब इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट कर रही है किसके अंदर, कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस के अंदर। लाइक हाउसिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, सेक्टर वाइज बिल्डिंग्स बने, बिल्डिंग मटेरियल में कुछ इनोवेटिव हो सके, ठीक है, या जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें कुछ हम रिलेटेड जो है वो कुछ भी हम इनोवेटिव कर सके। तो उसमें एक्सपर्टीज ली जाएगी किसकी, आईआईटी खड़गपुर की। किसकी एक्सपर्टीज ली जाएगी, आईआईटी खड़गपुर की। तो ये आपने यहां पे याद रखना है। तो आईआईटी खड़गपुर और एमओयू के बीच में साइन होगा, यहां पे आप देख सकते हो मोदी जी का हंसता हुआ चेहरा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स जो है वो ऐसा कर रहे हैं, और आईआईटी खड़गपुर इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो हैं वो जोमेटो के साथ भी टाई अप कर चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो पर्सनली मुझे लगा कि यार जितने भी स्ट्रीट वेंडर, वैसे आजकल सब अवेयर हैं, ऑलरेडी स्ट्रीट वेंडर अटैच हैं, लेकिन जो नहीं भी हैं तो वो जोमेटो के साथ अटैच हो जाएंगे कि इस कोविड-19 के जो दूसरी लहर भी आ चुकी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि बुरा हाल देश का हो चुका है। तो उसमें अब स्ट्रीट वेंडर्स को यार निकलना मुश्किल हो चुका है, उनको उनका जो है वो रोजगार खत्म हो रहा है, तो उसको जोमेटो के साथ जोड़ दिया गया ताकि यार वो सारे के सारों का रोजगार खत्म ना हो, किसी ना किसी तरह से घर पे बैठे उनको ऑर्डर मिलता रहे और काम भी उनको मिलता रहे। तो ये पीएम स्वनिधि जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम सरकार ने स्टार्ट की थी, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब आते हैं बाकी मिनिस्टर्स के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोस्तों आपको पता है किसके पास है, निशांक जी के पास है, मतलब रमेश पोखरियाल जी के पास। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, हरिद्वार है। हरिद्वार कहां पे, उत्तराखंड के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके पास है, हर्षवर्धन जी के पास। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता ही है, चांदनी चौक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर जी प्रसाद के पास है। और मतलब रविशंकर प्रसाद जी के बारे में हमेशा एक बात याद रहती है मुझे कि यार ये मतलब हंसते नहीं है कभी भी, ये सीरियस ही रहते हैं और सीरियस नोट पे ही बात करते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा हुआ है हंसते रहना है, हमेशा हंसते रहोगे तो लाइफ अच्छी रहेगी। तो रविशंकर प्रसाद जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पटना साहिब, और इन्होंने शत्रुघ्न जी को हराया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं डिस्कस, अगले क्वेश्चन के ऊपर। ए बुक टाइटल्ड द लिविंग माउंटेन ऑथर्ड बाय होम। लिविंग माउंटेन नाम से बुक जो है वो किसने लिखी है, और ये बहुत ही फेमस जो हैं वो एक ऑथर हैं। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। तो मुझे मतलब यहाँ पे बताने की शायद जरूरत ना पड़े, और इन्होंने इसमें जो है वो महापर्वत के बारे में जो है वो जिक्र किया हुआ है। तो मतलब आप खुद आइडिया लगा सकते हो, लिविंग माउंटेन महापर्वत, तो उसके बारे में बताया हुआ है। और इन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिस्टमेटिकली बनी हुई नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है, जैसे कि कोविड-19। तो काफ़ी लोग मानते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो उसको नुकसान हुआ, इसलिए कोविड-19 का जो खतरा है वो सामने आपके पास आया। और ये बुक हिंदी में भी, इवन ई बुक में भी लॉन्च की है। और ये है दोस्तों वन एंड ओनली अमिताभ घोष, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट राइटर अमिताभ घोष। इनकी नॉवेल्स यार बहुत ही फेमस है, लाइक मैं एक दो लिख देता हूँ यहाँ पे। शेडो लाइन्स, ग्लास प्लेस, एक है हंगर टाइड, बहुत ही फेमस है। रिवर ऑफ स्मोक, पढ़ सकते हो आप, ये रिवर ऑफ स्मोक इज वेरी गुड। फ्लड ऑफ फायर, ये सारी नॉवेल्स हैं, फिक्शनल हैं सारी की सारी। तो इन्होंने अब लिखी लिविंग माउंटेन। ये बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो मतलब हम कॉशन कर सकते हैं, किस तरह से हम बच सकते हैं कि हमने नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना। और इसका पूरा नाम है लिविंग माउंटेन, ए फेबल ऑफ आवर टाइम्स।
तो सिर्फ इतना याद रखें, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत से मिल चुके हैं और मतलब अपने काम के लिए बहुत फेमस है क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं अपने नॉवेल्स के अंदर। तो अमिताभ घोष, और आप यहाँ पे देख सकते हो अमिताभ घोष जी का चेहरा हंसते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे भी आपको, लिविंग माउंटेन, और उनको ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो मिल चुका है। बाकी जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें आप पहला नाम देख रहे हो इवान ऑस्नोस, ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जॉ बाइडन अमेरिकन ड्रीमर, जो कि प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। नेक्स्ट आपके पास नाम आता है संजय बारू जी का, जिन्होंने लिखी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब इन्होंने एक बुक लिखी है इंडियाज पावर एलिट, कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, हमने क्वेश्चन कवर किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बीजेपी की तारीफ की है इसमें। इन्होंने काम मनमोहन सिंह जी के साथ किया है लेकिन बीजेपी की तारीफ की है इन्होंने कि किस तरह से जिन स्टेट्स में उनकी सरकार नहीं थी और किस तरह से उन्होंने वोट्स को गेन किया है। नेक्स्ट एक बुक है दोस्तों किसकी, हंटर बाइडन। हंटर बाइडन कौन है? हंटर बाइडन यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनके बेटे हैं। इन्होंने अपनी एक मेमोरी शेयर की है जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से स्ट्रगल, किस तरह से उन्होंने काम किया, ये सारी चीजें उन्होंने शेयर की हैं। तो सारी चीजें याद रखनी है। हंटर बाइडन की बुक जो है वो उनका नाम क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड इट्स फर्स्ट सोलर पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ 100 मेगावाट सोलर पावर विद विच स्टेट फॉर 25 ईयर्स। मतलब कोल इंडिया लिमिटेड जो खुद कोल का काम कर रहे हैं, जिसमें कार्बन जो है वो ज्यादा अमिट होती है, कार्बन जो है सबसे ज्यादा निकलती है, वो सोलर पावर के लिए काम कर रहे हैं। तो अब सोचो देश किस तरफ बदल रहा है, हमें भी जरूरत है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर बढ़े। और मेरे ख्याल से जैसे कि मैं नोटिस कर रहा हूं अपने घर के आसपास काफी लोगों ने जो है वो इस सिस्टम को अपना लिया है, इतने लोग अब सोलर पावर को अपना रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेंड तो यार इंक्रीज हो रहा है, इवन आप अपने आसपास भी जो है वो देख सकते हो। तो कोल इंडिया खुद ऐसा इनिशिएटिव कर रहा है कि वो सोलर पावर जो है वो सप्लाई करेगा 100 मेगावाट की। किस स्टेट को करेगा? 25 साल के लिए एग्रीमेंट है। ये स्टेट है दोस्तों कौन सी? गुजरात को सप्लाई करेगा। तो सिंपल है। तो गुजरात का डिपार्टमेंट जो इसके ऊपर काम करेगा, मतलब जो ये सेल एग्रीमेंट को जो है वो आगे बढ़ाएगा, ये है दोस्तों गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ ये साइन हुआ, 25 साल के लिए साइन अप हुआ है और 18 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा और गुजरात को फिर 100 मेगावाट जो है वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिल जाएगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कोल इंडिया लिमिटेड का दोस्तों इनिशिएटिव है कि 2024 तक इन्होंने 3000 मेगावाट जो है वो सोलर पावर जनरेट करनी है। कोल इंडिया ये कह रहा है कि हमने सोलर पावर जनरेट करनी है, कोल से नहीं, सोलर पावर जनरेट करनी है 2024 तक 3000 मेगावाट, ये टारगेट लेके चल रहा है कोल इंडिया लिमिटेड। तो पता लग गया दोस्तों स्टेट कौन सी है, गुजरात है। 25 साल के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है, 18 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके चला भी दिया जाएगा। और कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो दोस्तों सोलर के ऊपर कह ही नहीं रहा, वो काम कर भी रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है वो रिसेंटली एक जो है वो इवन एक नहीं दो इन्होंने जो है वो सोलर पावर से रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए 2 सब्सिडरीज को परचेज किया है। एक का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, एक तो इसको खरीदा है, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे। एक खरीदा है कोल इंडिया लिमिटेड सोलर प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये दोनों काम करेंगी कहां पे? ये काम करेंगी हम क्लीनर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए। और इन दोनों का हेडक्वार्टर वहीं पे है जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड का है। मतलब कहां पे होगा? वेस्ट बंगाल के अंदर, याद रखना है, जहां पे अभी चुनाव चल रहे हैं। और 1975 में कोल इंडिया का गठन किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा और हेडक्वार्टर हो चुका है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके? प्रमोद अग्रवाल। तो याद रखेंगे प्रमोद अग्रवाल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लें इसको, प्रमोद अग्रवाल। तो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। यस, और यहां पे रह गया है स्टेट के बारे में। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर स्टेट के बारे में जिक्र करना छोड़ दिया। नहीं भाई, छोड़ेंगे नहीं। चीफ मिनिस्टर आपको पता है कि यार कौन है? चीफ मिनिस्टर आपको पता है, यहाँ पे विजय रूपानी जी का नाम आ जाएगा। और आपको गवर्नर पता है, गवर्नर कौन है यहाँ पे? आचार्य देवव्रत जी। कौन है? आचार्य देवव्रत जी। और क्या रह गया फिर इनके? रह गया नेशनल पार्क्स। वो तो यार बहुत ही सिंपल है गुजरात के। तो गिर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ब्लैक बक मिल जाएगा दोस्तों, ब्लैक बक। मेरीन नेशनल पार्क मिल जाएगा, मेरीन नेशनल पार्क। एक मिलेगा वंसदा नेशनल पार्क। ये चारों के चारों याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। What is current ways and mean advances limit for the states and union territories which are be extended till September 30, 2021? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार वेज एंड मीन एडवांसेस क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए या यूनियन टेरिटरी को चाहिए, तो किसी को भी पैसा चाहिए ये आरबीआई से ले सकते हैं। आरबीआई को कह सकते हैं कि इतने नोट प्रिंट करो, हमें इतनी करेंसी चाहिए। वो लिमिट है कि कितनी करेंसी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन
वो करेंसी जो है वो दोस्तों एक तरह का क्या है, लोन है। वो ऐसे नहीं कि मांग लिया, आपका कोई हिस्सा है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा, वो पैसा तो दे देगा सेंटर या स्टेट या यूटी गवर्नमेंट को, लेकिन वो लोन की तरह होगा। और टाइम पीरियड कितना होगा उसका, 90 डेज का होगा। तो क्या आरबीआई उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी लेता है? यस, आरबीआई उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। कितना? जितना उस टाइम पीरियड पे क्या चल रहा होगा, रेपो रेट चल रहा होगा, तो उतना इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर 90 दिन के अंदर नहीं लौटा पाए तो इंटरेस्ट रेट 2% एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, जितना रेपो रेट होगा उससे 2% क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। यह है वेज एंड मीन एडवांसेस। तो कोविड-19 के कारण ये वेज एंड मीन एडवांसेस बहुत बढ़ चुका था। सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रहा हूं कि 35,000 करोड़ था दोस्तों 2019-20 में। फिर ये 75,000 करोड़ हो गया 2020-21 में, आप कह सकते हो स्टार्टिंग में कोविड के कारण, आप कह सकते हो। फिर कोविड के कारण और बढ़ा दिया गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा विड्रॉ कर सकती है, 1.20 लाख करोड़। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेट और यूटीज के लिए। स्टेट और यूटीज के लिए दोस्तों लिमिट कितनी है, 51,560। तो मैं एक बार रब कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आंसर इसका क्या होगा, 51,560 करोड़ रुपए स्टेट और यूटी को दिया जा सकता है अंडर दी वेज एंड मीन एडवांसेस। और कौन दे सकता है, आरबीआई। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, रेपो रेट होगा। और टाइम पीरियड कितना होगा, 90 दिन का। अगर 90 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो कितना होगा, रेपो प्लस 2%। और मेरे ख्याल से ये मैं बच्चों को बहुत ही क्लियरली बता चुका हूं। और ये दोस्तों बढ़ाई गई है लिमिट जो है वो कोविड के कारण। ये पहले 31 मार्च तक जो है वो लागू होनी थी, लेकिन अभी 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया, 30 सितंबर तक अब ये लागू होगी। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, सब चीजें आपको पता लग चुकी हैं यहाँ पे। और पहले 35,000 होता था, मैंने आपको बताया 2019-20 में, फिर 75 कर दिया। अब 1.20 लाख करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट जो है वो करवा सकती है। और मेरे ख्याल से आरबीआई के बारे में आपको बताने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि हम हर रोज कुछ ना कुछ आरबीआई के बारे में डिस्कस करते ही रहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के कौन है। फर्स्ट गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 2 साल तक रहे, 35 से लेकर 37 तक। फिर जो है वो आपने याद रखना, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई वो कौन है, सीडी देशमुख। लेकिन काफी बच्चे समझते हैं कि देश आजाद हुआ था तब आए थे सीडी देशमुख, लेकिन नहीं यार, 1943 में आ गए थे, 1949 तक रहे हैं, इवन देश की आजादी के बाद तक रहे हैं। फिर अभी तक सिर्फ एक ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन वो नहीं पूछते, आपको टाइम पीरियड पूछेंगे। तो 82 से लेकर 85 तक वो रह चुके हैं आरबीआई के गवर्नर। लेकिन एक क्वेश्चन मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूं जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता। फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है, केजी उदेशी। कौन है, केजी उदेशी। तो याद रखना है दोस्तों, ये मतलब इसलिए बता रहा हूं, याद रखोगे आप। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय एक्सिस डायरेक्ट, जो कि एक्सिस सिक्योरिटीज की एक सब्सिडरी है। ए सिंपल एंड ए फास्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके आया है एक्सिस सिक्योरिटीज, जिन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो आप कह सकते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे कोई भी है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, रिंग। तो इसका पूरा नाम है एक्सिस डायरेक्ट रिंग, पूरा नाम है इसका, इस एप्लीकेशन का। तो रिंग याद रखेंगे, किससे रिलेटेड है, एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ रिलेटेड है या एक्सिस डायरेक्ट के साथ रिलेटेड है। तो आपने याद रखना है एक्सिस डायरेक्ट जो है वो एक ब्रांड है एक्सिस सिक्योरिटीज का, और एक्सिस सिक्योरिटी फुली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, एक्सिस बैंक की। तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो आप यहां पे देख सकते हो एक्सिस डायरेक्ट लॉन्च रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन जिसका नाम है एक्सिस डायरेक्ट रिंग। तो इस तरह से आप जैसे सेंसेक्स देख रहे हो, निफ्टी देख रहे हो, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये बहुत ही फास्ट मेथड है और रियल टाइम असेसिबिलिटी है। स्टॉक्स को देख सकते हो, उसी टाइम पीरियड पे सेल और परचेज आप कर सकते हो। इसमें चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो, चाहे आपने कोई इक्विटी खरीदनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस खरीदना है, करेंसी खरीदनी है, कोई कमोडिटी खरीदनी है, म्यूचुअल फंड खरीदनी है, यहाँ पे आप वो एक्सचेंज कर सकते हो। और चाहे आप बिगिनर हो फिर भी यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है चार्ट्स के थ्रू कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका हेडक्वार्टर एक्सिस सिक्योरिटीज का कहाँ पे मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, सबसे पहले आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन का नाम मनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं मनी। क्यों मानता हूं, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो दोस्तों आरबीआई ने लॉन्च की थी। और इसका मतलब क्या है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मतलब जो विजुअली इंपेयर्ड है, जिनकी रोशनी कम है, वो नोट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है आभ्याम ऐप। ये मतलब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। ये किसने लॉन्च की थी, आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया था, ताकि जो ऑटो में या टैक्सी में जो वुमेन जाती हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों सहयात्री। मतलब इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है। ये रेलवे ने जो है वो इसको क्या किया था, इशू किया था। रेलवे ने इसको इशू किया था और
और इसका मेन मकसद क्या था कि जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं रेलवे के दौरान जो हो, मतलब कोई भी आप जा रहे हो आ रहे हो तो कोई भी इशू आपको आ रहा है तो यहाँ पे आप कंप्लेंट अपनी दर्ज कर सकते हो। तो ये सारी एप्लीकेशंस आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट साइंड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एमओयू विद माइक्रोसॉफ्ट टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। तो यार माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक स्टेट ने टाई अप कर लिया, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का टाई अप कर रही है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ताकि जितने भी उस स्टेट के अंदर जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं या अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको सबको जो है वो ट्रेनिंग मिल सके। और इसका आइडिया है कि 1.6 मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ्स होंगे, जो कि 300 कॉलेजेस को स्टेट के कवर करेगी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को कवर करेगी। मतलब ये सबसे बड़ा और पहला ऐसा इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट का जिसमें स्टेट के सारे ग्रेजुएट्स शामिल हो गए, सारे के सारे ग्रेजुएट शामिल हो गए। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, और ये स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों आंध्र प्रदेश, जो कि अपनी नई स्कीम्स के लिए ही तो जानी जाती है। और इससे नई जनरेशन को नई चीज़ें मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट से सीखने के लिए। 40 तरह के कोर्स जो है वो अरेंज करेगा माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे, माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और माइक्रोसॉफ्ट का अपना 365 सॉफ्टवेयर तो होगा ही होगा। तो 1.6 लाख स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड यूथ को यहां पे ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में खास तौर से आपने याद रखना है, इनके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। खास बात क्या है इनकी, इनको रिसेंटली कलिंग रत्न अवार्ड मिला था, जो कि ओडिशा के लोगों को दिया जाता है और इनकी अचीवमेंट के लिए इनको दिया गया। चीफ मिनिस्टर दोस्तों आपको पता ही है, चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, आप सीधा कह सकते हो जगन मोहन रेड्डी जी। और फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नेशनल पार्क जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। कौन कौन से मिल जाएंगे दोस्तों? पापीकोंडा नेशनल पार्क मिल जाएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको मिलेगा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर के थ्रू। आईसीआईसी बैंक और एसबीआई कार्ड ने जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ की है क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, लेकिन ये दोस्तों पूरे साल का डाटा नहीं है, ये है सिर्फ कहां से? दिसंबर 2020 से लेके फरवरी 2021 के तक। मतलब इन 3 महीनों के अंदर सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड की जो ग्रोथ है वो 2 बैंक्स की हुई है, आईसीआईसी की और एसबीआई की। क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन थी, उनको दिसंबर 2020 में जो है वो रोक दिया था नए क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, इसलिए उनकी जो क्रेडिट समर्था है, मतलब क्रेडिट कार्ड इशू करने की जो समर्था है वो क्या होगी? कम होगी, अपने आप ही कम होगी। तो उससे क्या होगा कि अब वो पीछे चले जाएंगे और आईसीआईसी और एसबीआई आगे निकल जाएगा। और बहुत से टाई अप चल रहे हैं आईसीआईसी के, खास करके अमेजॉन के साथ, कि उन्होंने अमेजॉन के साथ मिलकर जो है वो कार्ड को लॉन्च किया था। तो ऐसे और भी बहुत से उनके टाई अप्स हैं। और इसी तरह से जो है वो आपने याद रखना है, बस दोनों बैंक्स का नाम याद रखना है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और एचडीएफसी बैंक को रिसेंटली अवार्ड भी दिया गया दोस्तों, इंडिया का बेस्ट बैंक जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाता है। किसने ये अवार्ड दिया? एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021, जो कि एशिया मनी की तरफ से दिए गए हैं। और ये इसलिए ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों एचडीएफसी का जिक्र हो रहा है, 2-3 बार हो चुका है, एचडीएफसी के बारे में याद रखना है। 1994 में बना था ये, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं शशिधर जगदीशन, और इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ऐसे ही आपने आईसीआईसी के बारे में याद रखना है, 1995 में इसको बनाया था, 1 साल के बाद एचडीएफसी के। इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है, इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और इसमें आपने लाइक प्रोवाइड करने हैं 700+ लाइक्स, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द आईजीबीसी मिशन ऑन नेट जीरो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे? तो इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोस्तों कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल 2021 को इसको सेलिब्रेट किया गया। और दूसरा कि ये आईजीबीसी जो है वो क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। और आप ऑप्शन के थ्रू जो है वो आराम से जो है वो इसको ढूंढ सकते हो। और बहुत ही सिंपल आंसर यहां पे पता लग रहा है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, आईजीबीसी। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो किसके अंदर काम करती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो काम करती है। और वर्ल्ड अर्थ डे का दोस्तों थीम याद रखना है, थीम क्या है? रिस्टोर आवर हेल्थ, रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है, याद रखना है, रिस्टोर आवर अर्थ। और मैं ये मान के चलता हूं कि अगर हमने अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर लिया, अर्थ अपने आप ही रिस्टोर हो जाएगी, या अर्थ को रिस्टोर कर दिया तो हेल्थ अपने आप रिस्टोर। तो मतलब उसी तरह से आप इसको याद रखोगे। तो रिस्टोर आवर
अर्थ। और किसने लॉन्च किया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है। और इसका मेन मकसद यही है कि हमने कार्बन एमिशन को क्या करना है? कम करना है। देख सकते हो CII IGBC लॉन्चेस मिशन ऑन नेट जीरो रिपोर्ट। ये पूरी रिपोर्ट है कि 2050 तक हमने कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो कर देना है, कार्बन एमिशन बिल्कुल ही नहीं होने देनी हमने, और अबॉलिश कर देना बिल्कुल पूरी तरह से। और इसके लिए वो 250 ऐसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें खास करके बिल्डिंग सेक्टर के अंदर, फिर से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात हो रही है, जैसे कि IIT खड़गपुर की हम बात कर रहे थे। तो बिल्डिंग सेक्टर के अंदर हमने इनोवेटिव आइडियाज लेके आने और नए पैमाने के ऊपर हमने जीरो एमिशन जो है वो कर देनी है, और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को भी हमने उसी तरह से बना देना है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 33 से लेके 35, 33 से लेके 35% तक हमने कार्बन एमिशन को कम कर देना है 2030 तक। और बेस ईयर कौन सा लेना है? 2050। मतलब 2050 के लेवल से भी हमने 33 से 35% कम कर देना है 2030 तक। ये टारगेट है अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और CII के बारे में याद रखना है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक हैं दोस्तों। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु रिलीज्ड ए स्टडी टाइटल जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। तो एक नई रिपोर्ट दी गई है कि जो एड्स आती हैं, चाहे वो हमारी वेबसाइट्स के ऊपर आती हैं, चाहे कहीं पे भी आती हैं, तो उसमें कितना जो है वो लाइक मेल और फीमेल का यूज़ किया जाता है, किसकी जो है वो क्लैरिटी ज़्यादा है, किसको ज़्यादा दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे एक रिपोर्ट के थ्रू पेश किया, और ये किसने किया? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के थ्रू किया गया, यूनिसेफ की तरफ से किया गया। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क में है, और इसके हेड कौन है? हेनरीटा फॉर है, याद रखेंगे आप। तो इंडियन एड्स फर्दर जेंडर स्टीरियोटाइप्स शोज यूनिसेफ स्टडी, यूनिसेफ की स्टडी से इसको प्रूव किया गया। और किस तरह से एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर जो है वो चैलेंजिंग जेंडर रोल्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वुमेन जो है वो इंपावर हो सके। ये जरूर माना गया है कि जेंडर को ज्यादा, मतलब वुमेन को ज्यादा दिखाया जाता है इंडियन एड के अंदर मेन के मुकाबले। लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें वुमेन को इंपावरमेंट के बारे में कुछ खास नहीं बताया जाता। तो मतलब उनके जो रोल्स होते हैं बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो इतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते। तो उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और पब्लिक स्पेसिस के अंदर या पेड एम्प्लॉयमेंट उनको मिले, अलग अलग तरह की इक्वल वेजेस मिले, तो इसको प्रमोट करने की जरूरत है रेदर देन किसी और चीज के। क्योंकि यार हमारी एड्स या हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो ब्यूटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो वो कहते हैं कि यार ठीक है, ब्यूटी के ऊपर आप फोकस करते हो, लेकिन इसको छोड़ के आपको और चीजों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, जैसे फेयर एंड थिन एंड प्रमोट ए डाइवर्स ब्यूटी टेम्पलेट। तो अलग अलग तरह की चीजों को प्रमोट हमें करना चाहिए, जो कि ओनली ब्यूटी से रिलेटेड नहीं होंगी, मतलब सिर्फ खूबसूरत चेहरे ही नहीं लिए जाएंगे, और उसमें अलग अलग तरीके को प्रमोट किया जाएगा। और आप क्या कर सकते हो? अलग अलग तरह की एज के लोगों को ले सकते हो, सोशल क्लास को ले सकते हो, लाइक निचले वर्ग के लोगों को ले सकते हो, अपर वर्ग के लोगों को ले सकते हो, अलग अलग स्किन टोन के लोगों को ले सकते हो, ताकि एक यूनिटी जो है वो क्या हो, लोगों को महसूस हो। लीडरशिप क्वालिटीज आप शो करो, तो ऐसी चीजें जो है वो बननी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने इसको बताया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया जी अभी विजिट करके हैं कौन सी कंट्री में? फ्रांस में जाके आए हैं वो, फ्रांस विजिट करके हैं, जहां से हमें क्या मिला है? जहां से हमें मिला है दोस्तों द सॉल्ट की तरफ से राफेल मिला है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको बताने भूल गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और वो क्या थी? वो थी जेंडर गैप रिपोर्ट। यस, ये आपने याद रखना है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 ये भी जो है वो पब्लिश कर दी गई है। और जेंडर गैप रिपोर्ट जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से पब्लिश की गई थी, और इसमें इंडिया का स्थान कितना था? बहुत ही पुअर था, 140 नंबर थे, मतलब 140वां स्थान था 156 कंट्रीज में से, मतलब हम नीचे वाले पायदान पे ही आते हैं। और ये याद रखना है दोस्तों, जेंडर गैप ये पिछले बार रह गया था। तो इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया जी फ्रांस जाके आए हैं, तो वहां पे जाके इन्होंने 4 राफेल्स को और इंडिया भेज दिया है, मतलब वहां पे जाके भेज के आए हैं इंडिया में, और इंडिया में आ जाएंगे भी, और मतलब पहुंच गए इंडिया में, हमारी न्यूज़ पढ़ने तक पहुंच चुके हैं। और इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के बीच में रिलेशन जो है वो अच्छा करने के लिए वहां पे गए। और ऑलरेडी हम 14 जो हैं वो रिसीव कर चुके हैं, अगर हम इन 4 को ना मिलाएं तो 14 आ चुके हैं हमारे पास। और ये फर्स्ट स्क्वाड्रन में अभी रखे जा रहे हैं। फर्स्ट स्क्वाड्रन का मतलब है जो कि अंबाला एयरबेस पे बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? गोल्डन एरोस। तो इसमें टोटल कैपेसिटी 18 की है, तो 14 आ चुके हैं। जब ये 4 आ जाएंगे तो 18 हो जाएंगे, तो पहला स्क्वाड्रन पूरा हो जाएगा। तो दूसरा कहां पे बनाया जाएगा? हासीमारा एयरबेस पे बनाया जाएगा, वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना है। और टोटल हमने कितने राफेल लेने हैं? 36 राफेल्स लेने हैं। ये डील है दोस्तों 2016 की, जिसको कांग्रेस अपोज कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी डील है दोस्तों, बहुत पैसा इसमें खर्च किया गया। 59,000 करोड़ रुपीस की ये डील है, जिसमें 36 एयरक्राफ्ट जो है राफेल के मिलेंगे। और ये सबसे बड़ी डील है दोस्तों, मतलब सबसे बड़ी एक्विजिशन है इंडियन एयर फोर्स की, आप कह सकते हो, पिछले बहुत सालों के अंदर। और फ्रांस की तरफ से दसॉल्ट एविएशन की तरफ से इसको बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वन लाइनर में हमारे पास पहला पॉइंट है, इंडिया बिल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन नेपाल्स पाल्पा। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, सिर्फ इसको पढ़ना है, याद नहीं रखना कि नेपाल के अंदर हम एजुकेशनल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं। ये 2015 के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेंगे, तो इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। नेक्स्ट, SPO2 बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम डेवलप बाय DRDO। तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी है दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, ये उन्होंने बनाया तो सिपाहियों के लिए है, मतलब आर्मी के लिए बनाया जो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं और उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसके लिए तो कहीं जो है वो लंग्स खराब ना हो जाए, वहां तक ऑक्सीजन ना पहुंचे या टिश्यूज जो है वो वर्क ना करें, तो उसके लिए इसको बनाया गया। लेकिन ये अभी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए भी यूज किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से ऑक्सीजन क्राइसिस देश के अंदर चल रहा है और कितनी जानें जो है वो रोज जा रही हैं। तो मैं आपसे भी कामना करता हूं कि आप मेरी बात को मानोगे, घर पे आराम से बैठोगे, बेमतलब का बाहर आप नहीं निकलोगे, किसी भी जगह पे आप विजिट नहीं करोगे ऐसा कि जहां पे जरूरत नहीं है। जिसको भी मिलना है आप फोन पे बात कर लें, वीडियो कॉल कर लें, सब तरह की सुविधा, सब तरह की टेक्नोलॉजी आपके पास है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी है। तो ये मेरी आपसे उम्मीद है कि यार अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट है पोटामोफ्लिक्स कोरोना वायरस डिस्कवर्ड इन अकर्स्ड माउंटेन्स ऑफ कोसोवो। तो ये एक इंसेक्ट स्पीशीज है, कोरोना वायरस इसका नाम रखा है, कोविड-19 के नाम से रख दिया गया। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूँगा ये, मतलब बल्कन एरिया में पहले मिलता था, लेकिन अभी जो है वो मतलब यहाँ पे आपको मिल चुका है कोसोवो की माउंटेन्स पे। तो और कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर रिलीज्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 671 करोड़ रुपीज अंडर द जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम। तो ये स्कीम बहुत चर्चा में रही है, हमने इसको डिस्कस भी किया था जब इसको लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश की तरफ से। इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी स्कूल फीस है उनको सारी की सारी, क्या जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फीस होगी वो सारी की सारी क्या कर दी जाएगी, माफ कर दी जाएगी। किसकी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उनको जो पैसा है वो 4 इंस्टॉलमेंट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये कौन सी स्टेट है दोस्तों, हमारे पास आंध्र प्रदेश है जो ऐसा करेगी इस स्कीम के तहत। और एक इंस्टॉलमेंट वो ऑलरेडी दे चुके हैं, अब 3 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो इसमें और पेंडिंग है। पहले ये जो है वो जो हम कह सकते हैं कॉलेजेस के ऑनर थे उनको जाती थी, अब ये जो है वो मदर के अकाउंट में जाती है। जो भी मतलब बेनिफिशियरी होगा उसके मदर के अकाउंट में जाएगी, ताकि पैसा गलत हाथों में ना जा सके। अब पहली किस्त रिलीज कर दी है, दूसरी, तीसरी, चौथी मतलब जुलाई में आ जाएगी, एक दिसंबर में, एक अगले फरवरी तक जो है वो पहुंच जाएगी। तो इसमें जो है वो जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनका पैसा जो है वो यहाँ पे सरकार पे कर रही है, कोविड-19 के दौरान उनको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है, नेशनल पंचायती राज डे जो है वो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। सिर्फ इतना ही याद रखना है। 24 अप्रैल को इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि देश के अंदर पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 24 अप्रैल 1992 को। 1992 को कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुई थी दोस्तों, 73rd अमेंडमेंट, जिसके तहत पंचायती राज को देश में ऐड कर दिया। 3 टियर सिस्टम होगा, जिसमें एक जो है वो विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, या फिर आप कह सकते हो एक जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 3 जो है वो अलग अलग लेवल बनाए जाएंगे। तो फिर 74th अमेंडमेंट हुई, जिसके तहत पंचायती राज की बजाय अर्बन एरियाज में उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटी सिस्टम को ऐड करना चाहिए। फिर 74th अमेंडमेंट 1992 से म्युनिसिपैलिटी सिस्टम भी ऐड कर दिया गया। तो इसके लिए बहुत सी कमेटीज बनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी, खास करके पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी रिकमेंडेशन से बनाया गया। नेक्स्ट, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, या क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था वो क्वेश्चन क्या था, इन विच ईयर द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी ऑफ फाइनेंस रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया। तो कौन से ईयर में रॉयल कमीशन को बनाया गया था ताकि करेंसी और फाइनेंस को कंट्रोल किया जा सके, जिससे आरबीआई का गठन किया गया। और ये दोस्तों कमीशन है हमारे पास 1926 का, 1926 में गठन किया गया था। इसके 8 साल बाद एक्ट आया दोस्तों, आरबीआई एक्ट आ गया। और इस कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे हमारे पास, हिल्टन यंग। तो याद रखेंगे कौन थे, हिल्टन यंग इसके हेड थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है, कौन देखता है कि कितनी फॉरेन करेंसी आई है, कितनी गई है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो आंसर ऑप्शन के अंदर आपने मुझे बताना है। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, आप ऑप्शन के अंदर मुझे बताएंगे। कोई भी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हैं, आप दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं, लेकिन यार लाइक जरूर करना है। जैसे ही वीडियो को देखो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में सब्सक्राइब करने चैनल को, ताकि आप तक वीडियो जो है वो पहुंचते रहें। और साथ
साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर इसी तरह से पीडीएफ्स को पढ़ते रहोगे, इसी तरह से जो है वो आप इन वीडियोस को देखते रहोगे, तो आपका जरूर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पीडीएफ्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करें। प्राइस जरूर देखें एक बार, बहुत ही कम है, उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करते हो। तो गाइस, मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, खास करके कोविड-19 के टाइम पीरियड पे आपने अपनी फैमिली का अपना ध्यान रखना है। बाहर नहीं निकलना है यार, सिर्फ घर पे रहें, मास्क जो है वो पहन के रखें। अगर किसी काम के जरूरी आपको जाना भी पड़ रहा है, लेकिन बे मतलब का बाहर नहीं निकलना आपने। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमेशा खुश रहें, खुश रहेंगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर अगेन।